मीमांसा संस्कृत क्लासेस की ओर से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज मैं हिंदी शिक्षण शास्त्र की श्रृंखला में एक बार फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। हिंदी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए हम निःशुल्क वीडियो आपको उपलब्ध कराते हैं। तो आपका बस छोटा एक काम रह जाता है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आज मैं आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक बिना किसी विलंब के, बिना आपका समय गंवाए मैं कराना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है यदि मैं इस वीडियो को 5 मिनट लंबा बनाता हूँ तो आपके 5 मिनट ख़राब कर रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ देने की आपको कोशिश करूँगा। चलिए आज हम पढ़ते हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्य। आप शिक्षक बनने जा रहे हो, आप बच्चों को भाषा शिक्षक के रूप में भाषा पढ़ाओगे। बच्चों को भाषा क्यों पढ़ाओगे? क्या उद्देश्य है? उद्देश्यम विना तो मंदोपि न प्रवर्तते। बिना उद्देश्य के तो मंद बुद्धि भी इंसान कोई काम नहीं करता। फिर आप तो इतने बड़े विद्वान और विदुषी हो, आपके पढ़ाने का कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। आप क्यों पढ़ाते हैं बच्चों को? भाषा क्या सिखाना चाहते हैं आप? भाषा में कौन कौन से उद्देश्यों को लेकर आप भाषा पढ़ाओगे? तो हम भाषा शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में आज बात करेंगे। वैसे ये जो उद्देश्य है किसी भी शिक्षण के हो सकते हैं। गणित शिक्षण के उद्देश्य भी हो सकते हैं, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य भी हो सकते हैं, और भाषा शिक्षण चाहे संस्कृत है, हिंदी है, अंग्रेजी है, जो भी भाषा है, भाषा शिक्षण के तो उद्देश्य होंगे। भाषा शिक्षण के 5 उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य है। हम बच्चों को भाषा क्यों सिखाते हैं? ताकि उनको ज्ञान हो, भाषा का ज्ञान हो। सबसे पहला तो यही उद्देश्य होना चाहिए हमारा। हम हिंदी भाषा का ज्ञान कराने के लिए छात्रों को हिंदी भाषा पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। अब ज्ञान कैसा? आपको होगे कि जी उनको तो ज्ञान तो हो जाता है, वो जब स्कूल में आते हैं तो कई सौ हजारों शब्दों के साथ आते हैं और बड़ी फराटेदार हिंदी बोलते हैं। तो कैसा? चलो उनको ज्ञान बोलने का, लिखने का तो ज्ञान नहीं है। ये तो नहीं पता भाषा कैसे लिखी जाती है, उनको ये तो नहीं पता जो वो बोलते हैं उसमें औपचारिक व्याकरण क्या है, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, कैसे लिंग बदलते हैं, कैसे वचन बदलते हैं। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान भी आपको उनको कराना है, ठीक ना। बहुत छोटी सी बात लिख रहा हूँ। पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य, फिर उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, ठीक ना, वाक्य रचना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका ज्ञान आपको भाषा में कराना है। उनको बोलना सिखाना, भाषा शुद्ध रूप में हो सकता है बच्चे पे वो जिस भाषा में आप सिखा रहे हो उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण सही ना हो, ठीक ना। थोड़ा सा उच्चारण इधर उधर करते ही आपका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। ये क्या है? कन। ये क्या है? कल। और ये क्या है? ता। अगर मैं इसको कहूँ, इसको जोड़ के बोलिए तो आप झट से कहोगे कन कलता, कन कलता, जबकि कनक लता है। तो देखो छोटी सी माइक्रो सेकेंड का भी कोई हिस्सा आपने गैप ज़्यादा बढ़ा दिया तो आपने बोल दिया कन कलता, जबकि कनक लता है, कन कलता नहीं है, कनक लता है। तो ऐसे करके बहुत छोटी बात बता रहा हूँ। ऐसे करके भाषा में आपको बहुत कुछ सिखाना है, बहुत सारा ज्ञान बच्चों को देना है। इसलिए पहला उद्देश्य आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है। कोई कहे कि आप पहली से तीसरी कक्षा तक बच्चे का कौन सा उद्देश्य, भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य पूरा करते हो? आप बोलोगे ज्ञानात्मक। हम उसमें वर्ण सिखाते हैं, वर्णों को जोड़ना सिखाते हैं, शब्द सिखाते हैं, फिर शब्दों का, पदों का वाक्य में प्रयोग करना, वाक्य कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, भाषा की संरचना कैसी है, शिरोरेखा ऊपर लगाते हैं, ऐसे लिखना सिखाते हैं, उसी प्रकार से ये सब चीज़ें। तो ये सबसे पहला उद्देश्य बच्चों का आप कराते हो, ज्ञानात्मक उद्देश्य। बहुत बढ़िया। अब आपको पता चल गया कि आप बच्चों का भाषा शिक्षण क्यों कराते हो, ताकि बच्चों को जो भाषा में पढ़ा रहे उसका ज्ञान हो जाए। बहुत बढ़िया। दूसरा कौशलात्मक उद्देश्य। वैसे तो भाषा के अंदर बहुत सारे कौशल हैं, पर मुख्यतः 4 कौशल बनाए गए हैं, ठीक है ना। श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। इन 4 कौशलों का विकास करना भाषा के अंदर दूसरा उद्देश्य है, कौशलात्मक उद्देश्य। अब आपको जी कौशल कैसे? सुनिए,
श्रवण कौशल क्या होता है। वैसे तो मैं चारों कौशलों पे एक स्पेशल वीडियो फिर भेजूंगा और उसमें पूरे के पूरे उनके क्वेश्चन निकलेंगे और उनमें किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहेगी आपको समझ में ना आए। मेरा उद्देश्य आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, क्वेश्चन अपने आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है ना। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि वो उसमें से सारे क्वेश्चन निकलवा देते हैं, वो मेरा दूसरा उद्देश्य रहेगा। फिलहाल मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल शिक्षण शास्त्र क्या है, पेडागोजी क्या है, वो बताना मेरा उद्देश्य है। तो मैं बिल्कुल बेस से तैयार करूंगा, एक चीज़ के 2-2 3-3 वीडियो भी बनाने पड़े मैं वो भी बनाऊंगा, पूरा शिक्षण शास्त्र आपको कराऊंगा। बस आप इसको सब्सक्राइब जरूर कराएं ताकि सब लाभान्वित हो, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क ये वीडियो आपको मिलते रहेंगे। श्रवण कौशल क्या है, आप से कई बार पूछ लेते हैं श्रवण कौशल, आप कह दे तो किसी बात को सुनना श्रवण कौशल नहीं। जिसको परमात्मा ने ये कान दे दिए उसको जरूर सुनेगा। तो क्या सारी दुनिया का श्रवण कौशल अच्छा मान ले? नहीं 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 नहीं। सुनकर बात का अर्थ ग्रहण करना ये श्रवण कौशल है। परिभाषा लिख लीजिए, सुनकर जिस संदर्भ में सुना उसी संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना ये श्रवण कौशल है, ठीक है ना। जैसे हम किसी को कहते हैं अरे आइए आइए महाराज आइए, तो हो सकता है उसका गलत अर्थ लगा ले, अच्छा मैं महाराज हूँ, मैं बाबा जी दिखता हूँ, मैं साधु सन्यासी दिखता हूँ, मुझे ऐसे बोलते हो। इसका मतलब उसका श्रवण कौशल कमजोर है। अरे वो आपके सम्मान के लिए कह रहा है, आपके लिए सम्मान के लिए, आज महात्मा जी आइए, महाराज जी आइए, आपके सम्मान के लिए कह रहा है, ठीक है, वो वैसे नहीं कह रहा। तो आप जिस संदर्भ में सामने वाला बोल रहा है उसी संदर्भ में अर्थ ग्रहण करना ये होता है श्रवण कौशल। किसी ने पूछा जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, बताइए क्या अर्थ है इस बात का कि जहाँ रवि नहीं पहुँचे पर कवि पहुँच गए। वो स्थान कौन सा है जहाँ रवि नहीं पहुँच सकता पर कवि पहुँच जाता है। पर यह बात सुन तो सबको गई, पर श्रवण कौशल उसी का अच्छा है जिसने सुनकर और उसी संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण कर लिया, उसका श्रवण कौशल अच्छा है। चलो बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, वो कौन सी जगह है जहाँ रवि नहीं पहुँच सकता और कवि पहुँच जाता है? चलो मैं बताता, वो स्थान हृदय। हृदय में रवि का प्रकाश नहीं पहुँच सकता पर कवि के ज्ञान का प्रकाश हृदय में पहुंच जाता है। तो इसलिए कहा जाता है जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जिसको ये सुन के अर्थ लग गया, मैं जिस संदर्भ में कह रहा था उसी संदर्भ में अर्थ लग गया, सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल, समझ में आ गया होगा। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति वो होती है जिसमें आप अपनी चीज़ों को बोलकर प्रकट करते हो, जिसमें आप अपनी चीज़ों को बोलकर प्रकट करते हो, वो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है। आप कहोगे जी कि बोलना ही तो मौखिक अभिव्यक्ति है, नहीं, बोलना मौखिक अभिव्यक्ति है पर संदर्भ के अनुसार बोलना ये मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है। आपने कई नेताओं को देखा होगा, इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, गंजों के देश में भी कंघी बेचने का मादा रखते हैं, तो उनका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल अच्छा है, सबकी वोट ले लेते हैं। पर कई ऐसे होते हैं वो बहुत ईमानदार होते हैं, अब सब काम करते हैं पर मौखिक अभिव्यक्ति कौशल नहीं, कहना नहीं आता, बातों को संदर्भ के अनुसार रखना नहीं आता, तो इट मीन्स उनका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल अच्छा नहीं है। जो संदर्भ के अनुसार बात करेगा, अब आपको कह दिया जाए प्रश्न का उत्तर लिख दिए, आप 4 पेज भर आए, क्या आपको नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। जो चीज़ पूछी गई है उसी संदर्भ के अनुसार, चाहे बोलकर विचार प्रकट करो चाहे लिख कर विचार प्रकट करो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो जब बोलकर आप विचार प्रकट करोगे तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, और जब उन्हीं विचारों को लिख कर प्रकट करोगे तो वो आपका लेखन कौशल होगा, ठीक है ना। पर आप विचार प्रकट कर रहे हो जब बोलकर, तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल उसमें आपका देखा जाएगा। जैसे एक छोटा सा संदर्भ सुनाता हूँ। एक बार किसी गांव वालों ने सलाह मशवरा किया, हम अपने गांव में किसी नेता को घुसने नहीं देंगे क्योंकि नेता झूठे वादे करते हैं, उनको पूरा नहीं करते, चिकनी चुपड़ी बातें करते, पूरा नहीं करते, हम तो उसी नेता को गाँव में घुसने देंगे।
जो हमारे गांव का विकास करेगा, हमें लगेगा कि हाँ ये विकास कर सकता है, उसको घुसने देंगे। तो एक नेता ने इस मौके का फ़ायदा उठाते कहा, अरे भाई मुझे मंच तक ले चलो, अपने गांव में घुसने दो, मेरा एक प्रोग्राम कराओ, मुझे मेरा भाषण कराओ, मैं आपको बिल्कुल सब जितने भी आपकी मांगे हैं सबको मानूंगा। खैर वो गांव के लोग उसको ले गए, मंच संचालक महोदय ने स्वागत किया, सारी औपचारिकताएं पूरी की, और फिर मंच संचालक महोदय ने अपनी डिमांड पड़ी, हमारे गांव की गलियां पक्की नहीं है, हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हमारे गांव में लड़कियों का स्कूल नहीं है, और बड़ी शर्म और खेद की बात है कि हमारे गांव में शमशान घाट भी नहीं है। नेताजी उठे, एकदम तरारे में आए, ठीक है ना, और सब नुमाइशी जोश दिखाया, और ये है वो है ऐसा करके कहता, अरे गाँव वालों मुझे वोट दो, मुझे सपोर्ट करो, मुझे नेता बनाओ, हमारी सरकार बनाओ, और रही बात आपके शमशान घाट की, शमशान घाट तो मैं आपके घर घर में बनवा दूंगा। अब इस बात का क्या अर्थ है? इसका मतलब है उसको संदर्भ के अनुसार बोलना नहीं आता, उसको यही नहीं पता शमशान घाट घर घर में बनवाते हैं, कहाँ बनवाते हैं। उसका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल नहीं है, वो समझ नहीं पाया कि गांव वाले क्या डिमांड रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या प्रकट नहीं कर पाया। तो इट मीन्स उसका मौखिक अभिव्यक्ति कौशल अच्छा नहीं। और एक आध नेता ऐसा होता है, ऐसी बातें करता है कि वो गंजों के देश में भी कंघी बेच देता है। तो ऐसा जिसका हो वो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल कहलाता है। मेरे ख्याल से दोनों कौशल आपके समझ में आ गए, ठीक है। तीसरा, पठन कौशल। केवल पढ़ लेना कौशल नहीं है, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ये कौशल है। 10 बच्चों को एक निबंध दिया, पढ़िए। 10 बच्चों ने निबंध पढ़ा, 5 बच्चों ने तो पढ़ के निबंध और उसका बिल्कुल जिस संदर्भ में लेखक लिख रहा था उसी संदर्भ के अनुसार बता दिया, जी ये बात कहना चाहता है। और 5 बच्चों को पढ़ तो लिया पर अर्थ नहीं लगा। इट मीन्स उनका पठन कौशल अच्छा नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे। लेखन, लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना, जो संदर्भ के अनुसार लिखकर, संदर्भ शब्द का प्रयोग किया करो। पैडागोजी में संदर्भ शब्द रामबाण है, जहाँ भी संदर्भ आ जाता है उत्तर बनता है, तो संदर्भ शब्द को प्रयोग किया करो बार। संदर्भ के अनुसार अर्थ ग्रहण करना, किसका? लिखे हुए का। तो ये लेखन कौशल मेरे ख्याल से पता चल गया होगा। इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है ना। एक दो मोटी मोटी ही बातें बता देता हूँ। श्रवण कौशल में आप सुनते हो और पठन कौशल में आप पढ़ते हो। ये दो कौशल ग्राह्यात्मक कौशल कहलाते हैं। कैसे? ग्राह्यात्मक। इनमें आप चीज़ों को ग्रहण करते हो, और जो ये दो कौशल है ये अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहलाते हैं। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल, इनमें आप चीज़ों को अभिव्यक्त करते हो, चाहे बोलकर अभिव्यक्त करो चाहे लिखकर अभिव्यक्त करो। ये अभिव्यक्त्यात्मक है, ये ग्राह्यात्मक है। सबका आधारभूत कौशल श्रवण कौशल है, सबसे मुख्य, ठीक है। अगर ये कौशल नहीं होगा तो बाकी सारे कौशलों का विकास, जिसने अपनी ज़िंदगी, अब गूंगा बोल तो सकता है पर उसको सुनता नहीं है, तो जब उसने अपनी लाइफ में कुछ सुना ही नहीं तो बोलेगा क्या? हम वही बोलते जो हमने सुना है, ठीक ना। सुनेगा नहीं तो पढ़ेगा क्या, और पढ़ेगा नहीं तो लिखेगा क्या। यद्यपि ब्रेल लिपि में जैसे अंधों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, पर यदि उनका सुनना ही ना हो, ठीक है ना, तो गूंगों को भी सिखाया जाता है, ठीक है ना। पर आधारभूत ये है, ये कौशल, ये अगर सबका ठीक है तो फिर ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती, नहीं तो फिर दूसरे साधनों से हमको सीखना लिखना पढ़ना, ठीक है। चलिए आगे, रसानुभूत्यात्मक या समीक्षात्मक। अब आपने बच्चे का ज्ञानात्मक कौशल भी पूरा कर दिया, उसको संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिखना पढ़ना वाक्य संरचना सब आ गए, अब उसके कौशल भी अच्छे हो गए। अब बच्चा 5 मिनट खड़ा होकर भाषण किसी टॉपिक पे कही तो बोल पड़ता है, ठीक ना। उसको संदर्भ के अनुसार बातें रखने आ गई, ठीक ना। वो अपने बातों में मुहावरों का प्रयोग करता है। किसी के साथ लड़ाई हो गई, सारा कसूर उस बच्चे का था, परंतु उसने दूसरे का कसूर निकाल दिया अपने मौखिक अभिव्यक्ति के कारण कि सर एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, कुछ तो कसूर इसका भी रहा होगा,
ठीक है ना। कोई यूं ही नहीं बेवफा होता, कुछ न कुछ तो उसने भी किया होगा। तो ऐसी बातें करके उसने उसका कसूर भी जाहिर कर दिया। तो ये होता मौखिक अभिव्यक्ति। तो ये दूसरे नंबर पे आपको भाषा में बच्चों के अंदर ये चीज़ें लानी है, ये इन कौशलों का स्किल डेवलपमेंट आपको करना है। तो भाषा क्यों पढ़ाई जाती है? ज्ञानात्मक उद्देश्य के लिए, कौशल। तीसरा उद्देश्य आपका रसानुभूति, बच्चे को भाषा में आनंद आने लग जाए, बच्चा भाषा की समीक्षा करने लग जाए। इस उद्देश्य के लिए भी हम बच्चों को भाषा पढ़ाते हैं। बच्चे को आनंद कैसे आएगा? देखो, जब अब हम किसी को कहते हैं भाई चाइनीज़ भाषा पढ़ना हो, कहते हैं यार मुझे तो आती ही नहीं पढ़नी, मैं इसमें क्या पढ़ूँ, ठीक है ना। थोड़ा बहुत माथा पच्ची करके, नहीं मेरे बस की नहीं है जी। पर जब आप उसका ज्ञानात्मक उद्देश्य कंप्लीट कर दोगे, उस चाइनीज़ भाषा का जो आधारभूत ज्ञान है वो आ जाएगा, उस चाइनीज़ भाषा में कौशल उसके थोड़े हो जाएंगे, उसको अपने आप ही आनंद आ लेंगे। कहीं भी खड़ा होगा चाइनीज़ भाषा में बात करेगा, कहीं भी खड़ा होगा अंग्रेजी भाषा में बात करेगा, कहीं भी खड़ा होगा संस्कृत भाषा में, आनंद आता है उसको, ठीक है ना। सबके साथ डिबेट करने में, सबकी कमियां निकालने में, सबकी सराहना करने में, ऐसे तालियां बजाएगा, बहुत आप बहुत अच्छा बोलते हो। तो ये कब आता है? जब उसको आनंद आ रहा, ठीक है ना। तो तीसरा उद्देश्य रसानुभूत्यात्मक समीक्षात्मक। इस उद्देश्य तक आते आते बच्चा किसी की कविता सुन के तालियां बजाता है। क्यों तालियां बजाता है? क्योंकि उसको पता है कि इसमें मुझे बड़ा आनंद आया। और आनंद क्यों आया? क्योंकि उसका ज्ञानात्मक उद्देश्य पूरा था, कौशलात्मक। उसको पता है कि ये सही चीज़ बोल रहा है। जैसे कोई कविता सुनाता है, ठीक है ना, कोई उसको मान लिया चौपाई सुना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रव हो सुदशरथ अजीर बिहारी, ऐसे करके कोई चौपाई सुना, ताली बजाएगा, जब बजाएगा। उसको पता कि छंद की ओरिजिनल ट्यून है, ठीक ना। पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, निशी दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती, उर पर जिसके है सोहती मुक्त माला, वह नव नलिनी से नैन वाला कहाँ है वह नव नलिनी से नैन वाला कहाँ है। बच्चा तालियां बजाएगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये मालिनी छंद है, और मालिनी छंद ऐसे ही गाया जाता है, और वो भी गाता है, और उसको फिर आनंद आता है, क्योंकि उसका मालिनी छंद में ज्ञानात्मक उद्देश्य भी पूरा है, कौशलात्मक उद्देश्य भी पूरा है। तो उसको फिर रसानुभूति उन चीज़ों में आने लग जाती है। फिर वो समीक्षा भी करता है। कोई भाषण देता है, ठीक है ना, या कोई जैसे कुमार विश्वास की कविता सुनता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो ऐसे करके जब वो सुनेगा तो सुनते ही, उसे पूरी नहीं सुनी, फिर बता रहा हूँ, सुनते ही अरे वाह गजब, वाह 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 वाह, तालियां तो खैर बाद में जाते हैं, वाह वाह ये बच्चे के मुंह से क्यों निकला। पूरी तो नहीं सुनी उसने, आगे क्या सुनाएगा क्या नहीं पता, पर पहले कह देता वाह वाह। इसका मतलब ये है उसको ज्ञान है, उसको पता है क्या सुनाएगा, और उसके कौशल हैं, उसको पता है कि ये छंद पढ़ रहा है तो इसमें आगे जाके क्या होगा। तो यहाँ से जब ये चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो उसको समीक्षा भी करने लग जाता है। किसी का लेख पढ़ के बता देगा बहुत गजब है जी, या ये नहीं जी इसमें है ना इतना आनंद नहीं आया, इसमें कई चीज़ें छोड़ दी गई है। तो ये समीक्षा कब कर पाएगा? जब उसका तीसरा उद्देश्य। तो आपके भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य भी होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आप उसको रसानुभूति के लायक, समीक्षा के लायक आप उसको बनाओगे। अगला सृजनात्मक उद्देश्य है। यहाँ पहुंचकर बच्चा निबंध लिखने लग जाता है। छोटे छोटे जो स्कूल मैगजीन होती है उनमें अपने आर्टिकल देने लग जाता है। छोटी छोटी कविता दोहे बनाने लग जाता है। पत्र निबंध अपने आप लिखने लग जाता है। पर हमारे देश में विडम्बना है कि 10वीं कक्षा तक भी ऐसे लेटर रटवाए जाते हैं। अरे वहाँ तक तो बच्चा इतने योग्य बना दो कि कोई टॉपिक उसको तो अपने आप बोले, अपने आप लिखे। तो वहाँ तक ये सृजनात्मक उद्देश्य में पत्र लेखन उसको आ जाता है। पत्र लेखन, निबंध लेखन आ जाता है। निबंध लेखन, ठीक है ना, दोहा लेखन, दोहे बनाने लग जाता है और छंद बनाने लग जाता है, ठीक है ना, काव्य रचना, ये उसकी सृजनात्मक ये चीज़ें आए। ये भी हमारा हिंदी शिक्षण का, भाषा शिक्षण का उद्देश्य
होना चाहिए। तो हमने यहाँ तक इस योग्य बना दिया। अब अंत में जाके अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, वृत्ति का अर्थ क्या होता है? वृत्ति होता है एक विशेष प्रकार की आदत, और अभिवृत्ति होता है वो आदत जो बिल्कुल जीवन का अभिन्न हिस्सा है, अभिवृत्ति, ठीक है ना। जैसे कोई इंसान सच बोलता है, ये उसकी वृत्ति है, पर वो सच के कारण हरिश्चंद्र बन गया, ठीक है ना, सच के कारण ही पहचाना जाने लगा, हर चीज़ में सच, तो ये उसकी अभिवृत्ति है, ठीक है जी। तो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, अंत में जाके वो कुछ न कुछ बन जाएगा, अंत में जाके वो कुछ न कुछ भाषा शिक्षण से बन जाए। हो सकता बहुत बड़ा लेखक बन जाए, लेखक, हो सकता कवि बन जाए, कवि, हो सकता कोई धार्मिक पुरुष बन जाए, धार्मिक पुरुष, हो सकता कोई सामाजिक बन जाए जो समाज की रक्षा करे, अन्ना हजारे जी है, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी, जितने भी देशभक्त हुए हैं वो भी तो एक सामाजिक पुरुष है। सामाजिक होता है जो समाज की रक्षा करता है, धार्मिक होता है जो धर्म की रक्षा करता है, ठीक है ना। तो ऐसे करके हो सकता अध्यापक बन जाए, अध्यापक, और हो सकता कोई प्रवक्ता बन जाए, हो सकता कोई वक्ता बन जाए। तो अंत में जाके वो भाषा पढ़ पढ़ के हिंदी से एमए स्नातकोत्तर करके स्नातक परीक्षा पास करके, ठीक है ना, विद्यावारिधि इत्यादि आगे भी जा करके सारी लेके कुछ ना कुछ बन जाएगा। फिर बता रहा हूँ, केवल सरकारी नौकरी लगना ही अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य नहीं है, अच्छा नागरिक बनना भी अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, ठीक है ना। अब आप सोच के देखो, अगर हमारे पूरे देश में सब के सब अच्छे नागरिक हों, कोई भी बुरा ना हो, कोई भी रिश्वत ना लेता हो, कोई भी दूसरे की हिंसा ना करता हो, कोई किसी की दूसरे की चोरी ना करता हो, कोई दूसरे को प्रताड़ित ना करता हो, अगर ऐसे सारा देश बन जाए तो स्वर्ग यही नहीं होगा क्या, ठीक है ना। पर ये शिक्षा बना सकती है, पर सब साक्षर सब होते हैं, शिक्षित कोई कोई होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा सब बन जाए, और ऐसा बन सकते हैं, पढ़ लिख कर बन जाते हैं ना अच्छा नागरिक, तो कितना अच्छा हो अगर सभी को शुरू से ही बहुत अच्छी शिक्षा दी जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए। और मैं तो ये कहता हूँ, कक्षा पहली से लेकर लास्ट तक संस्कृत के ग्रंथों में, गीता रामायण में जो जीवन का सार है आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये संस्कृत के ग्रंथ पहली से, चाहे डॉक्टर हो चाहे इंजीनियर हो, कोई भी हो, संस्कृत का एक ग्रंथ उसको अपने ज़िंदगी में जरूर, और ज़िंदगी में क्या हर क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए। मैं कहता हूँ एक कोई डॉक्टर बन गया, डॉक्टर तो बन गया, पर उसकी वृत्ति डॉक्टर है, अभिवृत्ति नहीं है, डॉक्टर जैसे काम नहीं करता है, किडनी कांड में फंस जाता है और दूसरे काम करता है, तो वो क्या फ़ायदा हुआ उसका ऐसे शिक्षा का। तो उसको अच्छा नागरिक बनाना है, चाहे वो डॉक्टर के रूप में है, चाहे अध्यापक के रूप में है, चाहे किसी अच्छा नागरिक सबसे पहले चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब वो अंत में जाके अपनी कोई आजीविका का साधन बनाएगा या अपने जीवन का लक्ष्य अंत में जाके प्राप्त करेगा, तो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। तो आप से कोई पूछ ले कि आप शिक्षक क्यों बनना चाहते हो, तो आप बता सकते हो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। मुझे भाषा में, आप बच्चों को हिंदी क्यों पढ़ाते हो, तो ये बता दो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं बच्चों को हिंदी पढ़ाता हूँ। कोई गणित से भी पूछे कि गणित क्यों पढ़ाते हो, तो गणित में भी पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य, फिर उसमें कौशल आएंगे, गणित के बारे में वो सारे फैक्ट क्लियर करेगा, गणित को शार्प स्मार्टली कैसे पढ़ेगा बताएगा, ठीक है ना। फिर उसमें रसानुभूति आएगी, सृजनात्मकता आएगी, गणित की पुस्तकें लिख वो गणित में कोई और नए चीज़ों का आविष्कार कर सकता है, और अंत में वो गणित टीचर बन जाएगा। तो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। तो किसी भी शिक्षण के उद्देश्य हो सकते हैं। चूँकि हम हिंदी भाषा के पैडागोजी पढ़ रहे हैं, तो हम हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य के रूप में इनको आत्मसात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक ही आग्रह, एक ही आपसे प्रार्थना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बिल्कुल निःशुल्क वीडियो आपको प्रतिदिन मैं देता रहूँगा। नमस्कार।